Hello everyone, welcome back to Smart Talk English 2.0. Today's video is going to be super helpful for all of you who want to improve your English speaking skills in a very simple way. दोस्तों, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है. You just need the right guidance and the right structures that you can use in your daily life conversation. In this video, I'm going to teach you some powerful English structures that will make your speaking more natural, more fluent and more confident. अगर आप इंग्लिश से बोलते समय रुक जाते हैं या फिर you feel shy while speaking, don't worry, because after watching this video you will see a big change in the way you speak English. So guys, get ready with your notebook because today's lesson is going to be really exciting. Let's begin and take your English to the next level. So today's first structure is gradually मतलब होता है धीरे धीरे. दोस्तों, आज हम इन सारे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में. सो कृपया आप केयरफुली इस वीडियो को वॉच करें. ग्रेजुअली धीरे धीरे. आज जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है ग्रेजुअली मतलब होता है कोई काम समय के साथ धीरे धीरे होना. मतलब कि स्लोली होना, स्टेप बाय स्टेप होना. जब कोई चीज़ अचानक नहीं होती बल्कि धीरे धीरे चेंज होती है तब हम ग्रेजुअली का यूज करते हैं. किसी चीज़ का जल्दी से ना होना, धीरे धीरे होना, तो तब हम इस स्थिति में हम ग्रेजुअली का यूज कर सकते हैं. जैसे हम यदि एग्जाम्पल ले तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेजुअली ही लर्न टू स्पीक इंग्लिश. धीरे धीरे उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया. ए वर्ड इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ एंड बोल सकते हो हीलिंग, हैबिट चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह यूज हो सकता है. जब आप स्लो प्रोग्रेस दिखाना चाहते हो तब ये सबसे सही वर्ड है. So you can say gradually I improved my pronunciation या gradually her confidence increased. ये आपकी इंग्लिश को बहुत नेचुरल और स्मार्ट बनाता है. तो दोस्तों, डेली लाइफ में इसका यूज करना बहुत आसान है क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई काम धीरे धीरे करते हैं या कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हम धीरे धीरे करते हैं. सो रिमेंबर, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे होने वाला बदलाव. अब हम इनके जो सेंटेंस बनाएं तो वो है ग्रेजुअली ही लर्न टू स्पीक इंग्लिश. धीरे धीरे उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया. ग्रेजुअली माई फियर डिसअपियर्ड. डिसअपियर मतलब दिखाई देना और डिसअपियर मतलब गायब हो जाना या दिखाई ना देना. ग्रेजुअली माई फियर डिसअपियर्ड. धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया. ग्रेजुअली शी स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी. धीरे धीरे उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया. ग्रेजुअली द पेन वेंट अवे. धीरे धीरे दर्द चला गया. ग्रेजुअली द चाइल्ड बिगेन टू वॉक. धीरे धीरे बच्चा चलने लगा. ग्रेजुअली द नॉइज स्टॉप्ड. धीरे धीरे शोर बंद हो गया. ग्रेजुअली माई हेल्थ इम्प्रूव्ड. धीरे धीरे मेरी सेहत सुधरी. ग्रेजुअली शी फॉरगॉट एवरीथिंग. धीरे धीरे उसने सब कुछ भूल गई या धीरे धीरे वह सब कुछ भूल गई. उसने की जगह हम वह बोल सकते हैं धीरे धीरे वह सब कुछ भूल गई. ग्रेजुअली ही बिकेम कॉन्फिडेंट. धीरे धीरे वह आत्मविश्वासी बन गया. ग्रेजुअली द वेदर बिकेम प्लीजेंट. धीरे धीरे मौसम सुहावना हो गया. ग्रेजुअली पीपल स्टॉप्ड टॉकिंग. धीरे धीरे लोगों ने बात करना बंद कर दिया. ग्रेजुअली ही इम्प्रूव्ड हिज हैंडराइटिंग. धीरे धीरे उसकी लिखावट सुधर गई या सुधरी. ग्रेजुअली शी कंट्रोल्ड हर एंगर. धीरे धीरे उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया. ग्रेजुअली माई वर्क स्पीड इंक्रीज्ड. धीरे धीरे मेरी काम की गति बढ़ गई या बढ़ी. ग्रेजुअली ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस. धीरे धीरे वह बीमारी से ठीक हो गया. हुआ या हो गया बोल सकते हैं.
ग्रेजुअली द रूम बिकेम साइलेंट, धीरे धीरे कमरा जो है शांत हो गया। ग्रेजुअली द मूव्ड क्लोजर, धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आ गए। ग्रेजुअली द वाटर लेवल इंक्रीज्ड, धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ गया। ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया। ग्रेजुअली शी स्टार्टेड स्माइलिंग अगेन, धीरे धीरे वह फिर से मुस्कुराने लगी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 102 बाय चांस। बाय चांस मीन्स इत्तेफाक से या अचानक से। बाय चांस इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, बिना प्लानिंग के, किसी चीज का बिना प्लानिंग के हो जाना, इत्तेफाक से हो जाना या अचानक से हो जाना। तो जब कोई चीज बिना सोचे समझे या अचानक हो जाए तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, बाय चांस बोल देते हैं। तो फॉर यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बाय चांस आई फाउंड योर वॉलेट, मतलब कि यानी इत्तेफाक से मुझे तुम्हारा बटुआ मिला। यह दोस्तों तब यूज होता है जब कोई बात प्लान नहीं होती, बस रैंडमली हैपन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम बाय चांस का यूज करते हैं। बाय चांस शी कॉल्ड मी टुडे, इत्तेफाक से उसने आज मुझे कॉल किया। यह आपकी सेंटेंस में नेचुरल फील लाता है, जैसे रियल लाइफ की घटना बता रहे हो। तो यू कैन यूज इट इन स्टोरीज, ब्लॉग्स, डेली कॉन्वर्सेशन, हर जगह मतलब आप इसका यूज कर सकते हैं। इस वर्ड में इससे आपका इंग्लिश टोन बहुत नेचुरल लगेगा क्योंकि नेटिव स्पीकर इसे बहुत बोलते हैं। सो रिमेंबर बाय चांस, सडनली, इत्तेफाक से या अनएक्सपेक्टेडली। आगे हम यदि सेंटेंस की बात करें तो बाय चांस आई मेट हिम एट द स्टेशन, इत्तेफाक से मैं स्टेशन पर उससे मिला। बाय चांस ही सा माई मैसेज, इत्तेफाक से उसने मेरा मैसेज देख लिया। बाय चांस आई एंटर्ड द रॉन्ग रूम, इत्तेफाक से मैं गलत कमरे में चला गया। बाय चांस वी रीच्ड अर्ली, इत्तेफाक से हम जल्दी पहुंच गए। बाय चांस शी हर्ड अस टॉकिंग, इत्तेफाक से उसने हमारी बातें सुन ली। बाय चांस आई लॉस्ट माई कीज, इत्तेफाक से मेरी चाबी खो गई। बाय चांस द बस वाज एम्प्टी, इत्तेफाक से बस खाली थी। बाय चांस द टीचर प्रेज्ड मी, इत्तेफाक से टीचर ने मेरी तारीफ की। बाय चांस ही गॉट सिलेक्टेड, इत्तेफाक से उसका चयन हो गया। बाय चांस आई ओपन्ड द रॉन्ग फाइल, इत्तेफाक से मैंने गलत फाइल खोल दी। बाय चांस शी फॉरगेट हर पर्स, इत्तेफाक से वह अपना पर्स भूल गई। बाय चांस द ट्रेन वाज लेट, इत्तेफाक से ट्रेन लेट थी। बाय चांस आई गॉट द लास्ट टिकट, इत्तेफाक से मुझे आखिरी टिकट मिला। बाय चांस द शॉप वाज ओपन, इत्तेफाक से दुकान खुली हुई थी। बाय चांस ही सॉल्व्ड द पजल, इत्तेफाक से उसने पजल हल कर लिया। बाय चांस वी मेट आफ्टर 10 years, इत्तेफाक से हम 10 साल बाद मिले। बाय चांस माई फोन स्विच्ड ऑफ, इत्तेफाक से मेरा फोन बंद हो गया। बाय चांस शी फाउंड माई फोटो, इत्तेफाक से उसे मेरी फोटो मिल गई। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वेल इनफ। दोस्तों जो हमारा ये अगला स्ट्रक्चर है वेल इनफ, जिसका मतलब होता है गुड इनफ या काफी अच्छा, ठीक ठाक, या हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल, मतलब कोई चीज एक्सेप्टेबल हो। जब कोई चीज परफेक्ट ना हो लेकिन काफी अच्छी हो तब हम वेल इनफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। यदि हम एग्जांपल ले तो ही स्पीक्स इंग्लिश वेल इनफ, वह अंग्रेजी काफी अच्छी बोलती है। यू परफॉर्म वेल इनफ इन द टेस्ट, तुमने टेस्ट में काफी अच्छा किया। शी सिंग्स वेल इनफ फॉर द स्टेज, वह स्टेज के लिए काफी अच्छा गाती है। योर हैंड राइटिंग इज वेल इनफ, तुम्हारी लिखावट ठीक ठाक है या अच्छी है। द फूड वॉज वेल इनफ, खाना ठीक ठाक था। ही प्लेस क्रिकेट वेल इनफ, वह क्रिकेट ठीक खेलता है या ठीक ठाक खेलता है। यू मैनेज वेल इनफ, तुमने काफी अच्छा मैनेज किया। इससे दोस्तों यह वर्ड जो है ना पॉजिटिव भी है और पोलाइट भी है। इससे आप किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तारीफ नहीं, ज्यादा तारीफ की है ना, थोड़ा मात्रा में हम तारीफ भी कर सकते हैं,
इसका यूज करके। जैसे योर, अभी हमने बोला था कि जैसे योर हैंड राइटिंग इज वेल इनफ, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है। सी डांस वेल इनफ, और ठीक ठाक डांस करती है, मतलब अच्छी है, ठीक डांस करने में ठीक ठाक है। तो हम इस तरीके से थोड़ी मात्रा में तारीफ कर सकते हैं कि इसका यूज करके, वेल इनफ का यूज करके। या आप मतलब वीडियो में भी बोल सकते हैं यू एक्सप्लेन्ड वेल इनफ, मतलब मुझसे बोल सकते हो यू एक्सप्लेन्ड वेल इनफ, आप मतलब ठीक ठाक मतलब क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। यदि हम सेंटेंस की आगे सेंटेंस की बात करें, द आइडिया इज वेल इनफ टू ट्राई, आइडिया ट्राई करने लायक है, अच्छा है। ही स्टडीज वेल इनफ, वह पढ़ाई ठीक ठाक करता है। योर एक्सप्लेनेशन वाज वेल इनफ, तुम्हारा समझाना काफी अच्छा था। आप कमेंट में बता सकते हो ये। सी प्रिपेयर्ड वेल इनफ फॉर द एग्जाम, उसने एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी की। द प्लान साउंड्स वेल इनफ, प्लान ठीक ठाक लगता है। हिज बिहेवियर वाज वेल इनफ टुडे, आज उसका व्यवहार काफी अच्छा था। द रूम इज क्लीन वेल इनफ, कमरा ठीक ठाक से साफ है। योर स्कोर इज वेल इनफ फॉर सिलेक्शन, तुम्हारा स्कोर चयन के लिए क्या है, काफी अच्छा है। ही एक्टेड वेल इनफ इन द प्ले, उसने नाटक में ठीक अभिनय किया। द वर्क इज डन वेल इनफ, काम काफी अच्छा हुआ। सी आंसर्ड वेल इनफ, उसने काफी अच्छा जवाब दिया। ही बिहेव्ड वेल इनफ इन क्लास, उसने क्लास में ठीक ठाक व्यवहार किया। तो दोस्तों आप वेल इनफ का यूज आप रोजमर्रा की लाइफ में करें, क्योंकि दोस्तों ये प्रोफेशनल टोन में भी यूज होता है, इंटरव्यूज या मीटिंग या हम प्रेजेंटेशन आदि में इसका यूज कर सकते हैं। सो रिमेंबर वेल इनफ, अच्छा है, काफी अच्छा है या एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ओवर स्मॉल मैटर। ओवर स्मॉल मैटर मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर या मामूली सी बातों पर। हम बोलते हैं छोटी छोटी बातों पर तुम मुझसे लड़ने लगते हो, छोटी छोटी बातों पर तुम उसके बारे में कुछ भी बोलने लगते हो। तो इसका मीनिंग होता है मतलब कोई सिली रीजन हो या छोटी छोटी बात हो या अननेसेसरी रीजन हो, तब है ऐसी स्थिति में इसका यूज करते हैं। जैसे जब कोई छोटी छोटी बातों पर लड़ाई या नाराजगी या बहस करें, तो जैसे हम बोल सकते हैं दे फाइट ओवर स्मॉल मैटर्स, वे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर, छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। सी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल मैटर, वह छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। ही क्राइज ओवर स्मॉल मैटर, वह छोटी छोटी बातों पर रोता है। किड्स शाउट ओवर स्मॉल मैटर्स, बच्चे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं। डोंट स्पॉइल योर मूड ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी बातों पर अपना मूड मत खराब करो या छोटी छोटी बातों पर अपना मूड खराब मत करो। तो दोस्तों यह एक मतलब कंप्लेंट वाला स्ट्रक्चर, मतलब जैसे किसी को शिकायत करते हैं ना, शिकायत करते समय, तो इस तरह के किसी भी तरह की शिकायत करें तो उस समय हम ऐसे स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। या और एडवाइस वाला, मतलब ये शिकायत वाला भी है और एक तरह से एडवाइस भी देता है, इससे हम एडवाइस भी दे सकते हैं। सी कंप्लेंट्स ओवर स्मॉल मैटर्स, वह छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती है। दे स्टॉप टॉकिंग ओवर स्मॉल मैटर, वे छोटी छोटी बातों पर बात करना बंद कर देते हैं। कपल्स फाइट ओवर स्मॉल मैटर, जोड़े होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। स्टूडेंट्स फाइट ओवर स्मॉल मैटर्स, स्टूडेंट्स जो होते हैं छोटी छोटी बातों पर क्या है, झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों आप किसी को भी मतलब समझा सकते हैं, जैसे डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर। आजकल लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर मुंह खराब कर लेते हैं, ये सेंटेंस उसमें परफेक्ट मैच करता है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप हो, हर जगह ये लाइन हम यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम मोटिवेशनल कंटेंट बनाएं तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस मतलब क्या होता है, बहुत ही रिलायबल है, हर जगह मतलब हर घर में यूज होता है। सो इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है। यदि हम आगे सेंटेंस बनाए तो सी स्कॉल्ड्स ही गेट्स अपसेट ओवर स्मॉल मैटर, वह छोटी छोटी बातों पर या छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। सी स्कॉल्ड्स चिल्ड्रन ओवर स्मॉल मैटर्स, वह बच्चों को छोटी बातों पर डांटती है। या पीपल आर्ग्यू ओवर स्मॉल मैटर्स, लोग छोटी बातों पर बहस करते हैं। फ्रेंड्स सेपरेट ओवर स्मॉल मैटर्स, दोस्त जो हैं छोटी बातों पर अलग हो जाते हैं। डोंट वरी ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी बातों पर चिंता मत करो या छोटी छोटी बातों पर चिंता मत करो। सी गेट्स इरिटेटेड
ओवर स्मॉल मैटर्स, वह छोटी बातों पर चिढ़ जाती है या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, या छोटी बात बोलो या छोटी छोटी बात बोलो। ही रिफ्यूज ओवर स्मॉल मैटर्स, वह छोटी बातों पर मना कर दे, छोटी छोटी बातों पर मना कर देती है। शी क्रिएट्स ड्रामा ओवर स्मॉल मैटर्स, वह छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करती है। दे चेंज प्लान्स ओवर स्मॉल मैटर्स, वे छोटी बातों पर प्लान बदल देते हैं। लाइफ्स शुडंट स्टॉप ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटी बात या मामूली सी बात, मतलब अननेसेसरी थिंग, ऐसी चीज मतलब जो उसका कोई महत्व ना हो, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम ओवर स्मॉल मैटर्स का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में हम इसको, हमारे द्वारा जो सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें शिकायत के तौर पर भी हम इसका, या एडवाइज के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आर यू डन और नॉट। आर यू डन और नॉट मतलब काम पूरा हुआ या नहीं। इसका ये डेली, पता है दोस्तों, ये डेली लाइफ का सबसे यूजफुल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम ये बहुत ज्यादातर हम मोस्टली इसका यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है हैव यू फिनिश्ड और नॉट, मतलब आप तुमने कुछ मतलब किया कि नहीं, खत्म किया कि नहीं किया। हम इसे तब बोलते हैं जब सामने वाले से पूछना हो कि काम पूरा हुआ या नहीं। आस्किंग इफ समवन कंप्लीटेड देयर टास्क। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आर यू डन और नॉट विथ होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क हुआ या नहीं हुआ। आर यू डन और नॉट विथ कुकिंग, तुम्हारा खाना बनाना पूरा हुआ या नहीं हुआ। आर यू डन और नॉट विथ वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना पूरा हुआ या नहीं हुआ। आर यू डन और नॉट विथ द मीटिंग, मीटिंग खत्म हुई या नहीं, क्या मतलब तुमने मीटिंग खत्म की या नहीं की। आर यू डन और नॉट विथ योर लंच, तुम्हारा लंच हुआ या नहीं हुआ। हम इसे तब बोलते हैं जब सामने वाले से पूछना हो कि काम पूरा हुआ या नहीं, तब हम ऐसी स्थिति में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। आर यू डन और नॉट विथ क्लीनिंग योर रूम, कमरा साफ करना पूरा हुआ या नहीं हुआ। आर यू डन और नॉट विथ योर असाइनमेंट, असाइनमेंट पूरा हुआ या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ योर स्टडीज, तुम्हारी पढ़ाई हुई या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ एडिटिंग द वीडियो, वीडियो एडिट करना पूरा हुआ या नहीं, मतलब तुम्हारा वीडियो एडिट करना पूरा हुआ या नहीं हुआ। आर यू डन और नॉट विथ योर कॉल, तुम्हारी कॉल खत्म हुई या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ ब्रेकफास्ट, तुम्हारा नाश्ता हुआ या नहीं। दोस्तों यह थोड़ा स्ट्रिक्ट या थोड़ा सीरियस और थोड़ा फनी भी लग सकता है, टोन पर डिपेंड करता है। मतलब जो हम स्ट्रक्चर का ये यूज करेंगे वो हमारी टोन पर डिपेंड करेगा कि उसको स्ट्रिक्टली बोलना है या सीरियस होकर बोलना है। घर में, ऑफिस में या स्कूल में, हम हर जगह यह काम आता है। आप किसी बच्चे से भी पूछ सकते हैं आर यू डन और नॉट विथ क्लीनिंग योर रूम, या किसी कलीग से पूछ सकते हैं आर यू डन और नॉट विथ द प्रोजेक्ट। सो शॉर्ट, क्लियर और पावरफुल स्ट्रक्चर है, इसका आप यूज जरूर करें। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल है। आर यू डन और नॉट विथ रीडिंग द चैप्टर, अध्याय पढ़ाना पूरा हुआ या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हुई या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ पेमेंट, पेमेंट किया या नहीं। आर यू डन और नॉट राइटिंग नोट्स, नोट्स लिखना पूरा हुआ या नहीं। आर यू डन और नॉट विद द एग्जाम, एग्जाम खत्म हुआ या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ योर टास्क, तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं। आर यू डन और नॉट विथ क्लीनिंग डिशेज, बर्तन धोना पूरा हुआ या नहीं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसको मैंने हेडिंग नहीं दे पाया, चलिए ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आस्क फॉर, मांगना, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना, या टू रिक्वेस्ट समथिंग। तो दोस्तों यदि हम ऐसे स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो जब भी आपको किसी से कुछ मांगना हो, या किसी से हेल्प मांगना हो, या मनी मांगना हो, या टाइम मांगना हो, या किसी की परमिशन मांगना हो, तब हम आस्क फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई आस्क्ड फॉर हेल्प, मैंने मदद मांगी। शी आस्क्ड फॉर वाटर, उसने पानी मांगा। अगर आपको डायरेक्शन की बात करना हो, डायरेक्शन की दिशा पूछना है, डायरेक्शन मांगना हो, आप कहेंगे कि आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन। या
स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब हम इस स्ट्रक्चर की बात करिए बहुत ही ज़्यादा क्या है यूजफुल है, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते रहते हैं. सो यू कैन से शी आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा टाइम, ही आस्क्ड फॉर डिस्काउंट, या हम बोल सकते हैं दे आस्क्ड फॉर परमिशन. तो इस तरीके के हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं. इसका यूज पोलाइट कम्युनिकेशन में बहुत होता है और ये वर्ड आपकी इंग्लिश को बहुत नेचुरल बनाता है. सो रिमेंबर, आस्क फॉर किसी भी चीज को क्या करना, मांगना या रिक्वेस्ट करना. यदि सेंटेंस की और बात करें तो ही आस्क्ड फॉर माई नंबर, उसने मेरा नंबर मांगा. दे आस्क्ड फॉर मोर टाइम, उन्होंने और समय मांगा. डोंट आस्क फॉर मनी अगेन, यहाँ पे आस्क फॉर फिर यूज हुआ है, फिर से पैसे मत मांगो. आई आस्क्ड फॉर डायरेक्शन, मैंने रास्ता पूछा. या हाँ, शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, उसने माफी मांगी या उसने माफी के लिए पूछा. ही आस्क्ड फॉर अ चांस, उसने एक मौका मांगा. शी आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, उसने अतिरिक्त अंक मांगे. आई आस्क्ड फॉर अ पेन, मैंने पेन मांगे. ही आस्क्ड फॉर द बिल, उसने बिल मांगा. दे आस्क्ड फॉर परमिशन, उन्होंने अनुमति मांगी. शी आस्क्ड फॉर अ लीव, उसने छुट्टी मांगी. डोंट आस्क फॉर ट्रबल, मुसीबत मत मोल लो. ही आस्क्ड फॉर अ सीट, उसने सीट मांगी या उसने सीट के लिए पूछा. आई आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन, मैंने जानकारी मांगी या जानकारी के लिए पूछा. शी आस्क्ड फॉर अ न्यू फोन, उसने नया फोन मांगा. ही आस्क्ड फॉर फूड, उसने खाना मांगा. आई आस्क्ड फॉर अ डिस्काउंट, मैंने छूट मांगी. शी आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन, उसने मेरी क्या मांगी, राय मांगी. सो फ्रेंड्स रिमेंबर, आस्क फॉर किसी भी चीज को मांगना या रिक्वेस्ट करना. आप इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखें. जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है टू मच. टू मच मतलब होता है बहुत ज्यादा, या हम बोल सकते हैं टू मच, जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा होना. जब कोई चीज लिमिट क्रॉस कर दे, मतलब बहुत लिमिट क्रॉस कर दे, या हम बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, है ना, तब हम टू मच का यूज करते हैं. मतलब जब भी कोई चीज, मतलब कोई पर्सन या कोई भी चीज हो वो लिमिट क्रॉस कर दे तो हम टू मच का यूज करते हैं. जैसे यू टॉक टू मच, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो. शी ईट्स टू मच शुगर, वह बहुत ज्यादा चीनी खाती है. ही स्पेंड्स टू मच मनी, वह बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है. डोंट थिंक टू मच, बहुत ज्यादा मत सोचो. शी वरीज टू मच, वह बहुत ज्यादा चिंता करती है. दिस बैग इज टू मच हैवी, यह बैग क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है. तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है वो वार्निंग या हम बोले कंप्लेंट या फिर एडवाइस, तीनों में हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं. दिस बैग इज टू मच हैवी, यह बैग बहुत ज्यादा भारी है. इट्स टू मच फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है. द हीट इज टू मच टुडे, आज गर्मी क्या है, बहुत ज्यादा है. यू लाफ टू मच, तुम बहुत ज्यादा हंसते हो. ही लाइज टू मच, वह बहुत ज्यादा झूठ बोलता है. द नॉइज इज टू मच हेयर, यह शोर बहुत ज्यादा, यहाँ शोर बहुत ज्यादा है. शी टॉक्स टू मच ऑन फोन, वह फोन पर बहुत ज्यादा बात करती है. यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, तुम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो. दिस वर्क इज टू मच फॉर वन पर्सन, यह काम एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा है. ही ड्रिंक्स टी टू मच, वह बहुत ज्यादा चाय पीती है. शी कंप्लेन्स टू मच, वह बहुत ज्यादा क्या है, शिकायत करती है. इस स्ट्रक्चर को यदि हम यूज करें तो आप इसका क्या है, नेगेटिव सिचुएशन को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो. यदि ऐसे स्ट्रक्चर का आप यूज करोगे तो आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन कंडीशन हो उसको आप इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे. हम डेली लाइफ में मतलब बहुत बार बोलते हैं आज गर्मी बहुत है ना, या हम अभी ठंड चल रही तो हम बोलते हैं यार आज बहुत ज्यादा ठंड है. तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं. डोंट जज मी टू मच, मुझे बहुत ज्यादा मत जज करो. दे आर यू टू मच, वे बहुत ज्यादा बहस करते हैं. ही लव्स हर टू मच, वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है. द वर्क लोड इज टू मच टुडे, आज काम का बोझ क्या है, बहुत ज्यादा है. दोस्तों इमोशनल सेंटेंस में भी हम यूज करते हैं इसका, जैसे कि आई मिस यू टू मच, है ना. तो ऐसे इमोशनली सेंटेंस यदि हम क्रिएट करेंगे तो उसमें भी हम टू मच का यूज कर सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सेल्डम. सेल्डम मतलब होता है शायद ही कभी, या बहुत ही कम, या रेयरली.
दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत कम या कभी कभी या शायद ही कभी। यह फॉर्मल और स्मार्ट साउंडली वर्ड है। और यदि जब हमको बताना हो कि कोई काम रेयरली होता है तब हम सेल्डम, ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन है सेल्डम का यूज करना। यू कैन से ही सेल्डम टॉक्स टू एनीवन, वह शायद ही कभी किसी से बात करता है। सी सेल्डम कुक्स एट होम, वह घर पर बहुत कम खाना बनाती है। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड आपकी इंग्लिश को एडवांस लेवल का बना देता है, क्योंकि सेल्डम का टोन थोड़ा सीरियस होता है। मोस्टली हैबिट्स, बिहेवियर्स और रूटीन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, यह हमेशा पॉजिटिव वर्ब के लिए आता है ना, इसके लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वर्ड के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सी सेल्डम कुक्स एट होम, वह घर पर बहुत काम क्या है, वह घर पर बहुत कम खाना बनाती है। आई सेल्डम वॉच टीवी, मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ। दे सेल्डम विजिट अस, वे हमसे बहुत कम मिलने आते हैं। ही सेल्डम वेक्स अप अर्ली, वह बहुत कम जल्दी उठता है। शी सेल्डम स्माइल्स, वह बहुत कम मुस्कुराती है। आई सेल्डम गो आउट एट नाइट, मैं रात में बहुत कम बाहर जाता हूँ। ही सेल्डम एग्रीज विथ मी, वह मुझसे बहुत कम सहमत होता है। वी सेल्डम ईट आउटसाइड, हम बाहर बहुत कम खाते हैं। सी सेल्डम यूजेस हर फोन, वह अपना फोन बहुत कम इस्तेमाल करती है। ही सेल्डम गेट्स एंग्री, वह बहुत कम गुस्सा होता है। सी सेल्डम कॉल्स मी, वह मुझसे बहुत कम कॉल करती है। आई सेल्डम ट्रेवल बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से बहुत कम सफर करता हूँ। दे सेल्डम टॉक दीज डेज, आजकल वे बहुत कम बात करते हैं। ही सेल्डम फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर बहुत कम पूरा करता है। सी सेल्डम ड्रिंक्स टी, वह बहुत कम चाय पीती है। आई सेल्डम यूज कैश, मैं बहुत कम नगद इस्तेमाल करता हूँ। वह दूसरों की बहुत क्या है, ही सेल्डम हेल्प्स अदर्स, वह दूसरों की बहुत कम मदद करता है। दे सेल्डम इनवाइट अस, वे हमें बहुत कम बुलाते हैं। सी सेल्डम वेयर्स मेकअप, वह बहुत कम मेकअप करती है। तो सो रिमेंबर फ्रेंड्स, सेल्डम मीन्स रियली रेयरली मतलब बहुत कम, रेयरली मतलब बहुत ही कम, कभी कभार होना, ऐसी स्थिति में हमको इसका यूज करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हार्डली या स्केर्सली, मुश्किल से या बहुत ही कम या ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं के बराबर, है ना। तब हम मुश्किल से हार्डली का यूज करते हैं। मुश्किल से, आई हार्डली मेट हिम, मैं उससे मुश्किल से मिल पाया या मैं उससे मुश्किल से मिला। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम हार्डली का यूज करते हैं। तो यदि हम इसके बारे में यदि और बात करें दोस्तों, तो या हार्डली बोलें तो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट के बराबर, मतलब मुश्किल से या बहुत कम। यदि हम बोले थे आई कैन हार्डली हियर यू, मैं तुम्हें मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। शी हार्डली ईट्स एनीथिंग, वह कुछ भी मुश्किल से खाती है। यह मतलब हम तब यूज कर सकते हैं जब कोई चीज बहुत कम अमाउंट में होती हो या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो, है ना। स्टोरी टेलिंग हो या हम इमोशनल सेंटेंस के लिए भी परफेक्ट है। जैसे हम बोले आई हार्डली स्लेप्ट लास्ट नाइट, मैं कल रात मुश्किल से सो पाया। दे हार्डली टॉक नाउ, वे अब मुश्किल से बात करते हैं। ही हार्डली गोज टू द जिम, वह जिम बहुत कम जाता है। शी हार्डली स्माइल्स दीज डे, वह आजकल बहुत कम मुस्कुराती है। आई स्केर्सली नो हिम, मैं उसे मुश्किल से जानता हूँ। ही हार्डली हेल्प्ड मी, उसने मेरी बहुत कम मदद की। शी हार्डली ड्रिंक्स वाटर, वह पानी बहुत कम पीती है। यह वर्ड जो है दोस्तों किसी सिचुएशन की कमी या कमी वाले बिहेवियर को बताता है, ठीक। मतलब किसी चीज में कुछ कमी हो जाना, है ना, या किसी ऐसे मतलब कंडीशन बने, ऐसी सिचुएशन बने, तब हम हार्डली का यूज करें। मतलब कोई चीज कम मात्रा में होना या बहुत ही मुश्किल से हो जाना या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाना, है ना, तब हमें ये हार्डली वर्ड का यूज करना है। आई हार्डली अंडरस्टूड एनीथिंग, मुझे कुछ भी मुश्किल से समझ आया। ही स्केर्सली स्पोक इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में बहुत कम बोला। शी हार्डली बिलीव्स एनीवन, वह किसी पर मुश्किल से भरोसा करती है।
दे हार्डली लीव द हाउस, वे घर से बहुत कम निकलते हैं। आई हार्डली गेट फ्री टाइम, मुझे मुश्किल से खाली समय मिलता है। ही हार्डली फिनिश वर्क ऑन टाइम, वह काम समय पर बहुत कम पूरा करता है। शी हार्डली रिमेंबर्स एनीथिंग, वह कुछ भी मुश्किल से याद रखती है। ही स्केर्सली टॉक्स टू स्ट्रेंजर्स, वह अनजान लोगों से बहुत कम बात करती है। आई हार्डली वॉच मूवीज, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ या बहुत मुश्किल से देख पाता हूँ। शी हार्डली गोज आउट अलोन, वह अकेले बहुत कम बाहर जाती है। सो फ्रेंड्स, आप इस बात को याद रखें, हार्डली या स्केर्सली मतलब मुश्किल से या ऑलमोस्ट ना के बराबर, लगभग ना के बराबर, है ना। जो हमारा दोस्तों आज का लास्ट स्ट्रक्चर है आज की वीडियो का, वो है हाउ वाज, कैसा था, कैसी थी या कैसे थे। आस्किंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब हाउ वाज जो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस पूछने के लिए परफेक्ट है, मतलब पास्ट के लिए हम पूछने के लिए, मतलब ये चीज बहुत ही, ये स्ट्रक्चर बहुत ही परफेक्ट है। जैसे हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था, या हम बोल सकते हैं हाउ वाज द मूवी, फिल्म कैसी थी। तो हम इसे मूवी, फूड या ट्रिप्स या एक्सपीरियंस, इवेंट्स, हर चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे हाउ वाज द एग्जामिनेशन, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज द पार्टी, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश क्वेश्चन में से एक है। जैसे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका भी यही है। तो हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तब भी हम इसका यूज करेंगे, हाउ वाज का, ठीक है। So friends, this structure so that you care about the other person's experience. So daily routine में बहुत काम आता है, especially family, friends और ऑफिस में। How was your trip? तुम्हारी यात्रा कैसी थी? How was the food? खाना कैसे था? How was the meeting? मीटिंग कैसी थी? How was the exam? एग्जाम कैसा था? How was your weekend? तुम्हारा वीकेंड कैसा था? तो हम जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज, आप कहीं गए हो, कहीं से आए हो, तो आप जैसे आप कहीं पार्टी में गए हो, तो हम आते ही कोई हमसे पूछे, कॉन्वर्सेशन करें, हम पूछेंगे पार्टी कैसी थी, हाउ वाज द पार्टी। हाउ वाज योर स्लीप, तुम्हारी नींद कैसी थी। हाउ वाज द वेदर देयर, वहाँ मौसम कैसा था। हाउ वाज द जर्नी, सफर कैसा था। हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा था। हाउ वाज द इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसा था। हाउ वाज स्कूल टुडे, आज स्कूल कैसा था। हाउ वाज द फंक्शन, फंक्शन कैसा था। हाउ वाज योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नाश्ता कैसा था। हाउ वाज द क्लास, क्लास कैसी थी। हाउ वाज योर हेल्थ यस्टरडे, कल तुम्हारी तबीयत कैसी थी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा था। हाउ वाज योर शॉपिंग, तुम्हारी शॉपिंग कैसी थी। I hope you enjoyed this lesson and learned something new today. आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो फ्रेंड्स, तो then please make sure to like, share and subscribe my channel because your support really motivates me to bring more powerful English lesson for you every day. कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स which structure you liked the most and also let me know what topic you want next. रिमेंबर गाइस, इंग्लिश सीखना एक जर्नी है और मैं काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ आपके लिए। एंड द मोर यू प्रैक्टिस एंड द बेटर यू बिकम। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।